आइए बच्चों, फ्रैक्शन से जुड़े हुए हम कुछ नए क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। अब हम कुछ ऐसे फ्रैक्शंस लेंगे जिनको कन्वर्ट करने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है और उनको इजी कैसे बना सकते हैं वो हम सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, किसी संख्या का 26.66% 2400 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सारा क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। सबसे पहले जरूरी चीज जो हमारे लिए है वो है 26.66%। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब भी इस टाइप के फ्रैक्शंस हमें मिलते हैं या पॉइंट में कोई परसेंटेज मिलता है, उसको हमें फ्रैक्शन में इजी भिन्न जो होता है फ्रैक्शन उसमें कन्वर्ट करना है। हम क्या कर सकते हैं, देखिए 20% प्लस 6.66%, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5 और 6.66% का मतलब होता है, देखिए हमने इसके पहले भी देखा है कि 6.66%, यदि 66.6% की बात करें तो वो होता है 2/3, और यदि डेसिमल एक इधर बढ़ जाएगा तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/30। अब हम इसको यदि सॉल्व करें तो एलसीएम ले लेंगे हम 30, 5 से डिवाइड कर देंगे 6 टाइम्स, 30 को 30 रहने देंगे तो ये आ जाएगा 2, ये बन जाएगा 8/30, और 8/30 को भी यदि आप इजी कर लो, 2 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा 4/15। तो आपको पता चल गया कि 26.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 4/15। अब देखिए आपसे बोला है किसी नंबर का 26.66% 2400 है। ओके, तो आप 26.66% की फ्रैक्शन वैल्यू पहले से निकाल चुके हैं, वो है 4/15। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपने लिखा 4/15 और इसको आपने कर दिया 2400। 4 से कैंसिल हो जाएगा 600 बार, 15 का 6 गुना करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9000। ठीक है, तो मैं आपको मेन यहां पे ये समझाना चाह रहा हूं कि यदि आप बिना कन्वर्ट करे सॉल्व करोगे तो पहला तो ये बहुत ही कठिन होगा, दूसरा यदि इस टाइप से पॉइंट में है तो ये कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा। तो आपको यदि एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर लाना है तो इस टाइप से फ्रैक्शन वैल्यू निकालते आपको आना चाहिए। और आगे हम इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, आपको कई चीजें अच्छी यहां पे समझ में आएंगी। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको आप पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से। क्वेश्चन है हमारा, जब किसी संख्या में 68 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 157 1/7% बन जाती है, वह संख्या ज्ञात करें। When 68 is added in a number, the number becomes 157 1/7% of itself. Find that number. चलो क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करते हैं, पहले ये सीखें कि इस 157 1/7% का क्या करना है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो देखिए पहले तो हम इसको ब्रेक करते हैं। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 100% प्लस 50% प्लस 7 1/7%, इन तीनों से मिलके ये बना हुआ है। ओके, 100% का मतलब होता है 1, 50% का मतलब होता है 1/2, 7 1/7% का मतलब होता है 1/14, जो हमने पहले सीखा है। यहां पे एलसीएम हम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 14, 1 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आपका हो जाएगा 14, 2 से डिवाइड करेंगे 7, 14 से डिवाइड करेंगे 1। टोटल यदि करें तो 14 प्लस 7 हो जाएगा 21, 21 प्लस 1 दैट इज 22। ओके, 22 ऊपर हो गया, अपॉन में 14 हो गया। ये और शॉर्ट हो सकता है तो हम इसको कर लेते हैं, और शॉर्ट होने के बाद ये बन जाएगा आपका 11/7। तो आपको पता चल गया कि 157 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू है 11/7, 11/7। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर ये आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि यदि आप कभी नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरीके से ब्रेक करके फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे बोला है जब किसी नंबर में 68 जोड़ा गया तो वो नंबर अपना 157 1/7 बन गया। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको इस 11/7 की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। 11/7 का मतलब यह होता है कि यदि कोई नंबर पहले 7 रहा होगा तो वो बाद में क्या बन गया होगा, 11 बन गया होगा। ओके, यदि कोई नंबर पहले 7 था तो बाद में क्या बन गया होगा, 11 बन गया होगा। ठीक है, तो आप यहां पे देखेंगे 7 से 11 होने का मतलब है कितने का इंक्रीमेंट होना, तो 7 से 11 का मतलब होता है इंक्रीमेंट 4 का, और 4 की वैल्यू किसके इक्वल में है, 68। भाई यहां पे आप देखिए 4 का इंक्रीमेंट हुआ है, 4 आपका रेशो बड़ा है, और वो बड़ा है क्योंकि आपने 68 प्लस किया। अब
4 की इंक्रीमेंट जो है 68 के कारण है। यदि मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो 1 की वैल्यू मुझे मिलेगी 17, मतलब 1 बराबर 17। अब आपसे यदि पूछा जाए कि वो नंबर क्या था तो आप 17 का 7 में गुणा कर देंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि वो नंबर अब क्या है तो आप उसमें 11 का गुणा कर देंगे। तो एक बार क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आपसे पूछा है वह संख्या क्या है, मतलब पहले वो संख्या क्या थी, तो 1 की वैल्यू 17 इंटू 7 कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो नंबर पहले कितना था, 119। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेशो में कन्वर्ट करेंगे। 11/7 मतलब यदि कोई नंबर 7 है तो वो क्या बन जाएगा, 11। 7 से 11 होने का मतलब है 4 का इंक्रीमेंट, और 4 बड़ा है 68 के कारण, तो बस 1 की वैल्यू 17। हमेशा जब भी आप रेशो में क्वेश्चन कन्वर्ट करेंगे तो आपको 1 की वैल्यू निकालनी है, 1 बराबर क्या, और उसके बाद जिसमें पूछा जाए उसी में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए और एक क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी संख्या में 120 जोड़ दिया जाता है तो वह 133.33% बढ़ जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 120 जोड़ने के कारण वह संख्या 133.33% बन जाती है, वह संख्या क्या थी। देखिए अब तो आप कर ही सकते हैं, और ये मैंने आपको पहले भी बताया है। 133 1/3 को मैं लिख सकता हूं 100 अलग, और 33.33 ये अलग हो जाएगा। 100% का मतलब होता है 1, 33.33% का मतलब होता है 1/3, 3 इंटू 1 3 प्लस 1, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 4/3। 4/3 का मतलब क्या हुआ कि यदि नंबर पहले 3 था तो वो क्या बन गया, 4। तो आप देख सकते हैं कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 1 का, और 1 का इंक्रीमेंट हुआ है किसके कारण, 120 जोड़ने के कारण। ठीक है, 120 ही है ना, 120। तो 120 का आप 3 गुना कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा वो नंबर पहले 360 था, 4 में गुणा कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा वो नंबर अभी 480 है। ओके, तो ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा। इसी टाइप से और भी हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें फिर आपको एक अच्छी चीज मिलेगी। जब किसी संख्या में 300 जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं की 211.11% बन जाती है, वह संख्या ज्ञात करें। When 3000 is added, the number becomes 211.11% of itself. Find that number. चलो, 3000 जोड़ने के कारण वो नंबर अपना 211.11% बन जाता है। सो देखिए 211.11 को मैं लिख सकता हूं 200 प्लस 11.11%। 200% का मतलब होता है दुगना, मतलब 2, और 11.11% का मतलब होता है 1/9। ये आपको पता है पहले से। इसको यदि हम देखें तो 9 का दुगना 18, 18 में 1 जुड़ेगा तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 19/9। 19/9 का मतलब क्या हुआ कि यदि नंबर पहले 9 था तो अब वो बन चुका है 19। तो आप यहां देखिए कितने का डिफरेंस आया, 9 से 19 का मतलब होता है 10। तो 10 की वृद्धि हुई, और ये किसके कारण हुई, क्योंकि आपने कितना प्लस किया था, संख्या में कितना जोड़ा था, 3000। 10 की वैल्यू 3000, तो आपको पता चलेगा कि 1 की वैल्यू क्या कहलाएगी, 300। 1 की वैल्यू 300। अब आपसे पूछा जाए कि वो संख्या पहले क्या थी। क्वेश्चन में आपसे बोला है वह संख्या ज्ञात करें, मतलब सिंपल 300 का गुणा आपको 9 में करना है। आपको पता चल गया कि वो नंबर क्या था, 2700। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है। आइए फिर एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में उसी संख्या का 8.33% कम किया जाता है तो वह संख्या 2420 बन जाती है या रह जाती है, वास्तविक संख्या ज्ञात करें। देखिए किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते समय उसकी लैंग्वेज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस काफी मिलते जुलते होते हैं बट इनकी जो लैंग्वेज है वो आपको कंफ्यूज कर सकती है, तो इसका हमेशा ध्यान रखें। 8.33% कम करने पर 2420 रह जाती है। चलिए मुझे आप सबसे पहले बताइए कि 8.33% का मतलब क्या होता है। तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं 8 1/3, और इसका मतलब क्या होता है 1/12, 1/12। अब देखिए यदि 1/12 का मतलब क्या हुआ, आपने इस बार संख्या में 8 सही 8.33% या 8 से 1/3 की कमी करी। कमी करने का मतलब यह होगा कि यदि कोई संख्या 12 है तो कमी होगी तो 1 की, या वृद्धि होगी तो भी 1 की। मतलब कि यदि हमारी संख्या पहले 12 थी तो अब वो क्या बन गई है, 11, एक कम हो गई है।
8.33% कम करने का मतलब है 12 पर 1 की कमी। 12 पर 1 की कमी मतलब कि यदि संख्या 12 थी तो अब क्या बन गई है 11, और कम होने के बाद वो नंबर जो है वो क्या बन गया है 2420। तो देखिए यदि संख्या 12 थी तो वो बन गई 11, तो पहले वो संख्या क्या थी, यदि अब वो नंबर है 2420। आप रेशो से भी कर सकते हो, 11 बराबर 2420, 1 बराबर वैल्यू निकाल के, या समझ में ना आए तो इस तरीके से कर सकते हो। नंबर पहले 12 था, पहले नंबर x था, अब नंबर 11 हो गया है, बट एक्चुअल में नंबर अब क्या हो गया है 2420। तो बस इसको सॉल्व करना है, तो 12 इंटू 2420 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 11 को नीचे ही रहने देंगे एंड इज इक्वल टू 11 x। 11 से यदि मैं इसको कैंसिल करता हूं तो आप ध्यान से देखेंगे तो 11 से 2 बार कैंसिल होगा, फिर 2 बार होगा और 0 हो जाएगा। अब यदि 12 का गुणा कर दें, 12 का दुगना 24 का 4, कैरी हो जाएगा 2, 24 और 2 हो जाएगा 26। मतलब आपका नंबर पहले क्या था 2640, जो 8.33 कम होने के बाद क्या बन गया 2420। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद है कि आपको अब ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि इनको कैसे हम डील करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जब किसी संख्या में 80 जोड़ दिया जाता है। अच्छा, आई थिंक हमने ये क्वेश्चन पहले कर लिया है, तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यस, जब किसी संख्या से उसी संख्या का 58.33% घटाया जाता है तो 640 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? When 58.33% of the same number is deducted from the number, so the result is 640. Find the original number। मतलब जब 58.33% घटाएंगे तो 640 मिलता है, तो आपको बताना है कि वह संख्या क्या होगी। देखिए आपको बोला है 58.33%, ये बना है दो चीजों से, 50% प्लस 8.33%। 50% का मतलब 1/2, 8.33% जस्ट हमने डिस्कस किया था 1/12। एलसीएम हम ले लेंगे 12 का, 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स, 12 से करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 7/12। अब आपको यह समझना बहुत जरूरी है 7/12 का हमें क्या करना है। देखिए इसलिए मैंने आपसे पहले कहा है कि लैंग्वेज पर ध्यान देना है। 58.33% कम कर दिया, तो 58.33% का मतलब होगा 12 पर किसकी कमी? 7 की। मतलब यदि कोई नंबर 12 होगा और आप यदि 58.33% कम करोगे, मतलब कितना कम हो जाएगा? 7। तो 12 से 7 कम हो जाएगा, तो आपका नंबर अब क्या बचेगा? 5। यह बात समझना जरूरी है। 12 का 58.33% होता है 7। यदि नंबर आप 12 एज्यूम करोगे, 12 मानोगे, तो उसमें 7 की कमी करना पड़ेगी, मतलब वो इतना परसेंट कम होने के बाद क्या बन जाएगा? 5। और आपका जो नंबर है कम होने के बाद क्या बन गया है? 640। तो देखिए यदि नंबर 12 था तो वो बन गया 5, तो नंबर यदि x हो तो वो कम होने के बाद क्या बन जाता है? 640। तो अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 640 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू x। 5 से यदि मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये आ जाएगा 128, 128, और अब 12 का मुझे गुणा करना है, तो 12 का 8 गुना होता है 96, 6 कैरी हो जाएगा 9। 12 का दुगना 24, 24 में यदि मैं 9 जोड़ता हूं तो मुझे मिलेगा 33, तो अब कैरी हो जाएगा 3, और 12 का 1 में गुणा करेंगे 12, 12 और 3 बन जाएगा 15। तो मुझे पता चल गया कि वो नंबर जो है पहले कितना था? 1536। ठीक है, तो यहां तक आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। आइए बच्चों अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी कर जाने पर 15/16 प्राप्त होता है, भिन्न क्या था? ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हमने इंक्रीज और डिक्रीज किया है, उसे हमें 15/16 फ्रैक्शन मिला, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमें बताना है, वास्तविक भिन्न क्या था। देखिए दो चीजें हैं, आपको ये तो खैर पता नहीं है कि फ्रैक्शन क्या था, तो मैं इसको लिख देता हूं x/y। ठीक है, हिंदी में एक होता है अंश और दूसरा होता है हर। अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि अंश में 50% की वृद्धि की गई, तो देखिए अंश को 50% बढ़ाया गया, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं x/y। इसको 50% बढ़ाया,
मतलब 150% कर दिया। हर को 10% कम कर दिया, तो 10% कम करने का मतलब है कि 100 से 10 कम कर दिया। देखिए, इंक्रीज कराए तो 100 में जुड़ेगा, डिक्रीज कराए तो 100 में से कम होगा। तो अंश को 50% बढ़ाया और हर को 10% कम कर दिया, जिससे 15/16 प्राप्त हुआ। सो द रिजल्ट इज 15/16। अब देखिए, परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, इनफैक्ट 15 से 15 भी कैंसिल हो गया। इधर बचा x/y और ये 9 इधर चला जाएगा और 16 एज इट इज रहेगा। तो बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर है कि जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था, वास्तविक भिन्न था, वो क्या हो जाएगा, 9/16। तो हमेशा इस तरीके से आप ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी परीक्षा में ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए, सी को डी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए, तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए। देखिए, हालांकि हम पास फेल परीक्षा वाले क्वेश्चंस आगे करेंगे, पर ये उन सब से थोड़ा सा अलग है। ये सिंपल है, इसको हम कैसे कर सकते हैं वो वाली टेक्निक आप समझिए। देखिए, ए डिपेंड है बी पर, बी डिपेंड है सी पर, सी डिपेंड है डी पर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम हमेशा ये देखते हैं कि लास्ट पर्सन कौन है। ठीक है, तो लास्ट पर्सन यदि आप देखेंगे तो ए डिपेंड है बी पर, बी डिपेंड है सी पर, सी डिपेंड है डी पर। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे, डी से। और आप इसको डायरेक्ट करिए। देखिए, डी को 320 अंक मिलते हैं। अब आगे क्या बोल रहे हैं, आप लास्ट से शुरू करेंगे। सी को डी से 25% ज्यादा मिला। ओके, सी को डी से 25% ज्यादा मिला। अब देखिए, 25% ज्यादा मिलने का मतलब है 320 का 1/4। 25% मतलब 1/4 ज्यादा। 4 से कैंसिल हुआ 80 बार, तो इधर 80 ज्यादा है, तो 320 में 80 जोड़ेंगे तो सी को कितने नंबर मिले होंगे, 400। ठीक है, अब बी और सी का कनेक्शन देखते हैं। बी को सी से 10% कम मिला, बी को सी से 10% कम मिला, तो यदि 400 का हम 10% निकालेंगे, मतलब 10 से डिवाइड करना है, तो 10% कम मिला मतलब 40 कम मिला। इसके पास 40 कम है, 10% कम, तो ये हो जाएगा कितना, 360। अब ए पर आ जाते हैं। ए को बी से 25% अधिक मिला, इसका 25% अधिक मिला, तो आपको इसका 25% निकालना है। तो 360 का 25% निकालने के लिए किसका भाग देना पड़ेगा, 4 का। आपने इसको 4 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 90 इसको ज्यादा मिला, मतलब आपको फाइनली पता चल गया कि उस एग्जाम में ए को कितने मार्क्स मिले होंगे, 450, और आपसे वही पूछा है। इनफैक्ट आपको सभी के मार्क्स यहां पे पता भी चल गए। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए, अगला फिर एक अलग क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, शुरुआत में क्या होता है, बहुत सारे प्रतिशत एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए कोई हम क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहे हैं। अभी 2-3 क्वेश्चंस हो रहे हैं, इसके बाद फिर टाइप शुरू हो जाएंगे। फिर हम एग्जाम वाले क्वेश्चंस, जनसंख्या पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस, इलेक्शन वाले, इसके अलावा कमी वृद्धि, इंक्रीज डिक्रीज, फिर टाइप शुरू हो जाएंगे। तो आपसे फिर क्वेश्चंस और ज्यादा बनेंगे। अभी हर क्वेश्चन आपके लिए नया है, तो घबराइए मत, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, उसमें भी प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन बताने के पहले मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन बता दूं, फिर जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं वो बता देता हूं। पहले क्वेश्चन में समझा भी देता हूं आपको। देखिए, क्वेश्चन है, किसी संख्या में 5/3 से गुणा करना था, पर हमने गलती से 3/5 से गुणा कर दिया। तो बताइए कितने प्रतिशत की गलती हुई। अ नंबर इज शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5/3, बट बाय मिस्टेक इट इज मल्टीप्लाइड बाय 3/5, फाइंड एरर परसेंट। देखिए, मैंने आपसे कहा कि कोई भी नंबर है उसको 5/3, 5/3 से गुणा करो। आपने सुनने में गलती कर दी और आपने 3/5 से गुणा कर दिया, तो ऑब्वियसली डिफरेंस वहां पे आएगा। तो देखिए, मैंने आपसे कहा कि 5/3 से मल्टीप्लाई करो, आपने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहां 2 चीजें हैं, या तो आप इस क्वेश्चन को x से कर सकते हो, और यदि बिना x के करना है तो आप कोई नंबर एज्यूम कर सकते हो। तो देखिए, हम नीचे वाले नंबर्स को देखेंगे 3 और 5,
तो 3 और 5 का एलसीएम हम लेंगे। एलसीएम क्या होता है 15। और एलसीएम से मतलब नहीं है, आप कोई भी ऐसा नंबर सोच लो जो 3 और 5 से कैंसिल हो जाए, 3 और 5 से कट जाए, क्योंकि पॉइंट में आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने सोचा कि नंबर ले लेते हैं 15। आप और कोई सा दूसरा नंबर भी ले सकते हो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो सपोज 15 में 5/3 का गुणा करना था, आपने 15 में 3/5 का गुणा कर दिया, ठीक है। तो 3 से कैंसिल हुआ 5 बार, 5 और 5 का गुणा किया तो ये आया 25। 5 से कैंसिल हुआ ये 3 बार, 3 और 3 का गुणा किया तो ये आया 9। इसका मतलब ये हुआ कि आपको आंसर लाना था 25, पर आप गलती से आंसर क्या ले आए 9। लाना था 25, लाए केवल 9। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपने कितने की गलती करी है, मतलब कितने का अंतर है। तो 25 में से 9 आप घटाओगे तो आएगा 16। तो आपने 16 की गलती करी, पर इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है कि एरर परसेंट क्या। तो 16 की मिस्टेक और नीचे आप हमेशा रखोगे सही वाला। 25 पर 16 की गलती करी तो नीचे आएगा 25 और गुणा कर दोगे 100 का, तो 25 से कैंसिल होगा 4 बार, 16 का 4 गुना। तो हम यहां कहेंगे कि एरर का परसेंट, गलती का प्रतिशत क्या है 64%। फाइन, क्लियर है। अब देखिए अगला एक और मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, उससे आपको और अच्छे से बन जाएगा। और अब आप ये वाला क्वेश्चन आप पहले खुद से करिएगा भी। देखिए क्वेश्चन है, एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 7/6 के बजाय 6/7 से कर दिया, गलती का प्रतिशत बताइए। गुणा करना था 7/6 से, गलती से गुणा कर दिया 6/7 से। तो मैंने आपसे क्या कहा, कोई नंबर एज्यूम करना है, सोचना है कौन सा ले सकते हैं। तो 6 और 7 को देखते हुए आपके माइंड में आ गया होगा कि हमें कौन सा नंबर लेना चाहिए 42। आप दूसरा कुछ भी ले सकते हो। तो 6 से कैंसिल हुआ ये 7 बार, 7 और 7 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 49 आ जाएगा। यहां आप करोगे तो 6 × 6 हो जाएगा 36। अब आप देखिए लाना था 49, ले आए 36। तो यदि आप दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस कितने का है 13 का। और अपॉन में कौन सा आएगा, तो हमेशा नीचे आप रखोगे जो सही वाला है। तो सही वाला आएगा 49 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो हम 1300 को 49 से डिवाइड करेंगे और जो भी ऑप्शंस होंगे उसके अकॉर्डिंग हम आंसर दे देंगे। जैसे आपको मैं यहां पे बता भी दूं कि आपके ऑप्शंस है 36.11%, 26.53%, 13.27%, 18.06%। अब यहां पे हम एक छोटा सा काम ये कर सकते हैं कि 1300/49, एक तरीका है इसको पूरा सॉल्व करना, काफी टाइम उसमें लग सकता है। तो हम एक थोड़ा सा जज कर लेते हैं कि एक अप्रॉक्स क्या आंसर हो सकता है, क्योंकि ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप मेहनत करोगे काफी टाइम इसमें आप वेस्ट कर सकते हो। देखिए 36, 26%, 13% और 18%, इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है उस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 1 सेकेंड। यहां पे यदि हम इसको देखें 49 से यदि मैं डिवाइड करता हूं तो 49 से कितनी बार डिवाइड हो सकता है, तो 49 से ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 49 का डबल हो जाएगा 98, 49 का ट्रिपल, 49 का हम यहां पे 4 बार टेबल ले सकते हैं, ठीक है, सॉरी 3 बार ले सकते हैं। तो 49 का यदि मैं 3 बार पहाड़ा लेता हूं, 3 बार हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 130 से ज्यादा हो जाएगा। मतलब 30 वाला जो 36% के अराउंड ऑप्शन है वो हमारा यहां से हट जाएगा। तो 49 का टेबल हम 2 बार ले लेंगे, तो 49 का डबल होता है 98। अब इसमें से 98 चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा 320, 320। अब हम 49 का टेबल कितनी बार ले सकते हैं, आप इसको थोड़ी देर के लिए 50 इमेजिन यदि कर लोगे तो आपका आंसर काफी जल्दी आ सकता है, ठीक है। अब देखिए 49 में यदि हम 320 में 49 से डिवाइड करते हैं तो अप्रॉक्स हम कितनी बार भाग जा सकता है, यदि 50 होगा तो 50 का 6 गुना 300, मतलब 300 से तो कम ही, और 50 का 7 गुना 350, मतलब ये 320 से ऊपर चला जाएगा, मतलब 6 बार इसका हम भाग दे सकते हैं। तो 26 को देखते हुए केवल एक ही ऑप्शन हमारे पास है 26.53, मतलब आगे श्योर है कि इसके आगे क्या आएगा 53, तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। वैसे आप यहां पे एक और काम क्या कर सकते थे, जैसे यदि आंसर एकदम डेसिमल में लाना है 49 है और यहां हम 100 का भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए आप थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि 49 को हम एक अप्रोक्सीमेट 50 एज्यूम कर लें,
ठीक है। यदि हम इसको 50 एज्यूम करते हैं, अच्छा सॉरी, हम 100 का मल्टीप्लाई तो पहले कर चुके हैं। यदि इसको 50 एज्यूम करेंगे, 5 से कैंसिल होगा 26 टाइम्स। तो आप बस ये देख लो कि 26 के आसपास का कौन सा ऑप्शन है, वो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब अशोक को 45 डिग्री माप वाले कोण की रचना करने के लिए कहा गया तो उसने 45 डिग्री 27 मिनट माप वाले कोण की रचना कर दी। इस रचना में उसके द्वारा की गई त्रुटि का प्रतिशत क्या होगा? देखिए क्वेश्चन को हम आसान भाषा में कहें तो आपको एक एंगल बनाना था 45 डिग्री का और गलती से 45 डिग्री और 27 मिनट, इसको मिनट बोलते हैं, तो 27 मिनट का एंगल बन गया। एरर का परसेंट बताना है। तो देखिए यहां पे हम देखेंगे सबसे पहले कि कितने की मिस्टेक हुई है, 27 मिनट्स। और मिनट को यदि डिग्री में कन्वर्ट करना है, आपके पास कभी भी मिनट हो और उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमेशा किससे डिवाइड करते हैं? 60 से, है ना। बेसिकली डिग्री का मतलब यहां पे हम अपनी भाषा में समझने के लिए बोल सकते हैं आवर, मतलब घंटे। तो 27 मिनट है, मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से डिवाइड करेंगे, मतलब ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 27/60 डिग्री की हमने गलती करी, फाइन। तो 27/60 डिग्री की हमने गलती करी, किस पर करी? 45। लाना ये था, बनाना ये एंगल था, बना दिया ये। तो हमेशा जो करेक्ट वाला बनाना होता है ना, हम उसे देखते हैं। तो हमें बनाना था 45 डिग्री और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो हमें परसेंटेज में पता चल जाएगा कितने परसेंट की एरर हुई है। अब देखिए यदि 60 को मैं यहां से हटाऊं तो ये 60 आ जाएगा नीचे। ओके, अब ये किससे कैंसिल हो सकते हैं? तो 9 से 3 बार और 9 से 5 बार, और 5 से यदि इसको कैंसिल करेंगे तो ये 20 बार हो जाएगा, और 20 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 बार, 3 से ये भी कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। मतलब यहां पे जो एरर का परसेंट है, गलती का प्रतिशत है, वो कितना है? 1%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले हमारे जो 2 क्वेश्चन हैं वो थोड़े से कैलकुलेटिव हैं, लेंदी है, तो उन्हें हम समझते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याएं a और b इस प्रकार है कि a के 5% और b के 4% का योग a के 6% और b के 8% के योग का 2/3 है, तो a और b का अनुपात क्या होगा? जैसा बोला है वैसा का वैसा आप करते जाइए। a 2 नंबर्स हैं, 2 संख्याएं a और b, a का 5% और b का 4%। तो देखिए a का 5% और b का 4% का योग, सम ऑफ 5% ऑफ ए एंड 4% ऑफ बी। ए का 5% और बी के 4% का योग, ए के 6% और बी के 8% का 2/3 है, 2/3 है। ठीक है, ए का 5%, बी का 4% और ए का 6% और बी का 8% का 2/3 है। ठीक है, तो जैसा बोला गया है मैंने वैसा का वैसा ही यहां पे लिख दिया है ना, का योग 2/3 है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 को यही रहने देंगे, हम 3 को इधर ले आएंगे। पर एक छोटी सी बात और, देखिए यहां सब जगह परसेंट चल रहा है, तो आप डायरेक्ट या तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए या 100 को पहले आप एडजस्ट कर लीजिए, बात एक ही रहेगी, क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। आप यदि 3 का पहले 2 का मल्टीप्लाई यही करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे, तो ये आपका बेसिकली बन जाएगा 5a, और परसेंट को अभी हम चलो ले लेते हैं, 5a/100 प्लस 4b/100, और इसमें मल्टीप्लाई किसका होगा? 3 का, इक्वल में 6a/100 प्लस 8b/100, और इसमें मल्टीप्लाई किसका होगा? 2 का। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 15a प्लस 12b, और एलसीएम दोनों का कॉमन हो जाएगा 100। इधर यदि हम आए तो 6 का मल्टीप्लाई होगा 12a प्लस 8 का डबल 16b, और इधर भी क्या हो जाएगा? 100। अब आपको पता ही है कि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 15 में से 12 माइनस हो सकता है, तो 15 में से 12 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3a, और 16 में से ये 12 चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4b। और अब a और b का रेशो बनाना बहुत ही आसान है, तो इसको मैं यहां बना देता हूं। a को हम इधर ही रहने देंगे, b को इसके नीचे ले आएंगे, और अब देखिए इक्वल के इस तरफ बचा है 4
और ये 3 चला जाएगा नीचे, तो ए और बी का रेशो क्या बनेगा 4:3। तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। आप देखिए, क्योंकि मुझे आपको समझाना था इसलिए मैंने ये 100 लिखा है, अदरवाइज हम देख सकते हैं कि परसेंट इनमें कॉमन निकल जाता, परसेंट इनमें भी कॉमन निकल जाता, तो ये पहले भी कैंसिल हो सकता था। तो आप इतना नहीं भी लिखते तो भी डायरेक्ट कर सकते थे, पर क्योंकि मुझे समझाना था इसलिए मैंने पूरा यहां पे आपको करके बताया है। एक और क्वेश्चन हम इसी तरीके का आगे लेंगे जो थोड़ा सा और कैलकुलेटिव रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तो संख्या क्या होगी। देखिए जैसा आपसे कहा गया है एज इट इज फॉलो करने की आप कोशिश करें, बन जाएगा क्वेश्चन। ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट इजी है। आपसे कहा है एक संख्या को 2 भागों में बांटना है, ठीक है। पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। एक्चुअल में यहां पे 2 इक्वेशंस बनेंगे। पहले भाग को हम नाम दे देते हैं ए और दूसरे भाग को नाम दे देते हैं बी। तो पहले भाग का 80%, तो ए का 80% और बराबर लगा के मैं लिख देता हूं दूसरे भाग का 60%, ये लिख दिया। अब सबसे खास बात है, पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, ठीक है। ये हो जाएगा यहां पर। अब आप यहां पे क्या करोगे, ये हो जाएगा आपका 80। अच्छा एक छोटा सा काम हम करते हैं, 80 यदि मैं इसको परसेंट में कन्वर्ट करूं तो 80/100, इसको यदि मैं कन्वर्ट करूंगा तो 60/100, ये यहां पे कैंसिल होके बन जाएगा 4/5 और ये कैंसिल होके बन जाएगा 3/5। तो देखिए 4 का मल्टीप्लाई होगा तो ये इक्वेशन हमारा बनेगा 4a/5। इसको हम इस तरफ ले आते हैं तो ये बन जाएगा -3b/5 इज इक्वल टू 3। ओके, अब आप यहां पे एलसीएम देख ही सकते हैं, क्लियर हो जाएगा 5। तो 4a - 3b और 5 एलसीएम हो जाएगा जिसका मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 15। तो आपका पहला इक्वेशन बन गया 4a - 3b इज इक्वल टू 15। इसी तरीके से हम सेकेंड वाला इक्वेशन बनाएंगे। सेकेंड आपसे बोला है दूसरे भाग का 80%, दूसरे भाग का 80%, तो b का 80% मतलब डायरेक्ट में लिख देता हूं 4/5। पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। पहले भाग के 90% का मतलब आपको पता ही है 9/10 होता है, इससे 6 अधिक है। अब देखिए हम यहां पे फिर वही करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -9a/10 प्लस 4b/5 इज इक्वल टू 6 को वही रहने देंगे। यहां पे एलसीएम हम ले लेंगे 10, तो ये -9a ही रहेगा, 5 से डिवाइड होगा 2 बार, 2 का गुणा 4 में होगा तो ये बन जाएगा 8b और इधर हो जाएगा 6 और 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो अल्टीमेटली इक्वेशन क्या बनेगा, -9a प्लस 8b इज इक्वल टू 6 और 10 का मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपका 60। ठीक है, अब आपको इसके आगे ये इक्वेशंस तो सॉल्व करना आता ही होगा कि कैसे करेंगे, क्लियर है। अब यहां पे कई बच्चे गलती करते हैं कि +3 वो सोच रहे थे इधर करना है या उधर करना है, जैसा क्वेश्चन में बोला है। देखो हमेशा ऐसे केस में हम इक्वल लगाते हैं, बराबर लगाते हैं। बराबर का मतलब क्या होता है कि दोनों कंडीशंस को बराबर करना है। जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको बता देता हूं, पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 ज्यादा है, मतलब ये ऑलरेडी 3 ज्यादा है, तो ये बड़ा है इसके मुकाबले। तो यदि इसके इक्वल में ये करना है तो इधर 3 आपको प्लस करना पड़ेगा, इसलिए हमने इधर 3 प्लस किया। सेम यहां पे 6 हमने प्लस किया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये मैं हटा देता हूं। देखिए अब अगला रूल ये होता है कि किसी भी एक चीज को हमें यहां पे इक्वल करना है और फिर कैंसिल करना है। तो आप जो चाहें उसको हम इक्वल कर सकते हैं। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि यहां 4 और 9 है, तो या तो आप 9 और 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या 3 और 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हम किसी को भी बराबर कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, b को बराबर कर लेते हैं, तो ऊपर में 8 का मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे 3 का मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो इसको मैं इस तरफ लिख रहा हूं सॉल्व करके। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 32a माइनस 8 का 3 गुना हो जाएगा 24b इक्वल में 15 का 8 गुना हो जाएगा 120। ओके,
ऐसे ही 3 का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 27a प्लस 8 और 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24b और इधर 60 का 3 गुना करेंगे 60 इंटू 3 180। ओके, साइन चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है तो प्लस और माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। 32 में से 27 जाएगा तो 5a आ जाएगा और 120 और 180 दोनों जुड़कर क्या बन जाएंगे 300। फाइन, तो a आप जब सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आपको पता चलेगी, a की वैल्यू 60, 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 60 आ जाएगा। अब a की वैल्यू आप कहीं भी रख के b की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो a की वैल्यू यदि 60 है तो b क्या होगा, तो हम किसी भी इक्वेशन में रख लेते हैं और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं इस वाले इक्वेशन में वैल्यू रख रहा हूं a की, तो 4 इंटू a की वैल्यू हो गई 60 माइनस 3b इज इक्वल टू 15। अब ये बन जाएगा 240, ठीक है, और ये माइनस का 3b उस तरफ जाएगा और 15 इस तरफ आ जाएगा तो ये बन जाएगा 240 माइनस 15 बराबर में 3b। ठीक है, 240 में से यदि आपने 15 माइनस किया तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 240 में से यदि आपने 15 घटाया तो ये आ जाएगा आपका 225 और 225 को आप डिवाइड करेंगे 3 से और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, b की। अब देखिए 3 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, पहले तो 7 बार, 3 7 21, 3 7 21, बचेगा 1 और 5 और ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार। अब आपको बस प्लस करना है क्योंकि देखिए नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था तो हमने उन्हें a और b नाम दिया था, तो आपको वो संख्या पता करना है तो a और b को जोड़ना पड़ेगा। तो 60 प्लस 35 यदि हम करेंगे तो हमें पता चलेगा वो नंबर क्या है, तो 60 प्लस 75 दैट इज 135। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा ये इक्वेशन बनाकर सॉल्व करने वाला था इसलिए हमें थोड़ा यहाँ पे टाइम लगा है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते ही हैं। तो ये हमारा एक टाइप यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट टाइप से अब हम क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्स वाले, जिसमें आपसे बोला जाता है कि एक एग्जाम में कुछ बच्चे फेल हो गए, कुछ पास हो गए, पास होने के लिए इतने परसेंटेज चाहिए, 15 नंबर से फेल हुआ। सो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हम आगे के वीडियो में देखने वाले हैं। आइए बच्चों, अगला टाइप हम सीखते हैं इसी प्रतिशत में जो पास और फेल से जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं प्रतिशत के। जैसे पहला क्वेश्चन, हम धीरे धीरे इसमें लेवल बढ़ाएंगे, पहले हम कुछ आसान से प्रश्न करेंगे, फिर इसमें जो फेल और पास में जो टफ क्वेश्चंस होते हैं वहां तक हम कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? एक एग्जाम है जिसमें 40% मार्क्स कंपलसरी हैं। एक स्टूडेंट 220 मार्क्स लेता है और 20 मार्क्स से फेल हो जाता है, तो मैक्सिमम मार्क्स उस एग्जाम्स के क्या हैं? देखिए इसमें 2 टाइप होते हैं, एक में फेल वाला क्वेश्चन होता है, एक पास होने वाला क्वेश्चन होता है। तो जैसे इस क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए मेन बात यहां पे समझने लायक वो ये है कि 220 नंबर उसे मिले और वो 20 नंबर से फेल हुआ, मतलब अगर उसे 20 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। मतलब पास होने के लिए कितने नंबर लाने पड़ते हैं? 240। ठीक है, 220 नंबर मिले और 20 नंबर से फेल हुआ, मतलब 20 और मिल जाते तो पास होता, मतलब पास होने के लिए 240 नंबर लाने पड़ते हैं। अब देखिए आगे बोल रहे हैं 40% अंक लाने पड़ते हैं पास होने के लिए, और हमने पता लगा ही लिया है कि पास होने के लिए कितने नंबर लाने पड़ते हैं? 240। तो बस 240 अगर 40% है तो 100% क्या होगा? 40 से कैंसिल हो जाएगा 6 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा उस एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स, मतलब जो पासिंग मार्क्स हैं वो कितने हैं? 600। ठीक है, इसी क्वेश्चन में एक और कंडीशन बनती है, मैं आपको क्वेश्चन देने के बजाय इसी में समझा देता हूं। सारी चीजें हम सेम कर लेते हैं, केवल एक चीज हम इसमें बदलेंगे। आपसे यह भी कहा गया है कि 40% अंक लाना अनिवार्य है, पहली लाइन सेम है। दूसरी बात उन्होंने कही, मान लीजिए कि एक बच्चा 220 नंबर लाता है और वो उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, 20 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स, तो हम यहां पे क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। देखिए फेल होगा तो 20 नंबर मिल जाए तो वो पास हो जाएगा, मतलब 20 प्लस करना पड़ेगा। सेकंड मैंने क्या कहा, इसी सवाल में आपसे बोलते कि एक बच्चे को 220 नंबर मिले और उसने उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक लाया,
20 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स। तो 220 पासिंग मार्क्स नहीं है क्योंकि ये 20 नंबर ज्यादा है। तो यदि मैं 20 नंबर कम कर दूं तो मुझे पता चलेगा कि पास होने के लिए कितने नंबर लाने पड़ते हैं, 200। मतलब वो बच्चा पास तो 200 नंबर पे ही हो गया था पर वो लाया 220। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उस केस में माइनस करेंगे। मतलब यदि बच्चा फेल हुआ है उसको वो मार्क्स देने पड़ेंगे, मतलब प्लस करेंगे। और यदि उसने ऑलरेडी एक्स्ट्रा मार्क्स लाया है तो हमें माइनस करना पड़ेगा। बाकी फिर हम सेम कर देंगे, 40% इज इक्वल टू 200 और सॉल्व कर लेंगे। ये कंडीशन हुई। अगला क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे जब दोनों कंडीशंस को मिक्स करेंगे। दो बच्चे हैं, एक फेल हुआ है एक पास हुआ है, और फिर आपको वहां पे सॉल्व करना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक एग्जाम में 20% मार्क्स एक स्टूडेंट को मिलते हैं और वो 30 मार्क्स से फेल हो जाता है। देखिए 20, सपोज इसको मैं ए नाम दे दूं, तो इसे 20% मार्क्स मिले और ये 30 मार्क्स से फेल हो गया, फाइन। फिर एक और सेकंड बच्चा है बी, इसका देखते हैं। इसके बारे में बोल रहे हैं कि इसे 32% अंक मिले और ये 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। इसे 32% मार्क्स मिले हैं और ये 42 मार्क्स एक्स्ट्रा लाता है। मतलब पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए उससे 42 इसने ज्यादा लाया है। तो सवाल है उत्तीर्णांक अंक का प्रतिशत बताइए, पासिंग परसेंट बताना है। देखिए आपसे यदि पूछा जाए पासिंग परसेंट, तो पासिंग परसेंट के लिए पहले पता होना चाहिए पासिंग मार्क्स, उत्तीर्णांक। और पासिंग मार्क्स पता करने के लिए पहले आपको पता करना पड़ेगा टोटल मार्क्स, कि उस एग्जाम के टोटल मार्क्स कितने, मतलब वो एग्जाम कितने अंकों की है, पूर्णांक जिसको हम बोलते हैं। इसलिए मैं एक बहुत सिंपल सी आपको ट्रिक बता रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। आप हमेशा परसेंटेज का भी अंतर लेंगे और जो आपको मार्क्स दिए हुए हैं इसका भी आप अंतर लेंगे, डिफरेंस लेंगे। और ऐसा करने से आपको टोटल मार्क्स पता चल जाएंगे, मतलब वो एग्जाम कितने मार्क्स की है ये आपको पता चल जाएगा। देखिए हम यहां देखें दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो 20 और 32 दोनों में डिफरेंस कितने परसेंट का है, तो दोनों में डिफरेंस है 12% का। ठीक है, अब आप इनका डिफरेंस देखेंगे तो इनका डिफरेंस लेने में एक्चुअल में हमें प्लस करना पड़ेगा। तो 42 और 30 विल बिकम 72। अब आप बोलेंगे कि अंतर लेना था, हमने जोड़ क्यों दिया? तो आप एक बात समझिए, एक 30 मार्क्स से फेल हुआ है। देखिए आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी, संख्या रेखा जिसको हम बोलते हैं, ये मैंने 0 बनाया, ये सेंटर पॉइंट है। एक 30 नंबर से फेल हुआ है, मतलब एक -30 है, जितना नंबर चाहिए उससे 30 पीछे चल रहा है। और एक 42 मार्क्स एक्स्ट्रा लाया है, मतलब जितना नंबर चाहिए उससे ये +42 है। तो यदि आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये इधर से 30 का डिफरेंस यहां आ रहा है और यहां पे 42 का डिफरेंस आ रहा है, तो टोटल डिफरेंस लेने के लिए प्लस करना पड़ेगा ना। यदि दोनों बच्चे फेल होते, ये भी फेल है ये भी फेल है, तो हम एक्चुअल में उनको घटाते, दोनों एक्स्ट्रा लाते तो भी हम माइनस करते। पर एक के पास कम मार्क्स हैं, फेल हुआ है, और एक के पास एक्स्ट्रा है, तो वो हमेशा प्लस होगा, क्योंकि एक माइनस में चल रहा है एक प्लस में चल रहा है, तो उनके डिफरेंस के लिए आपको हमेशा प्लस करना पड़ेगा। तो डिफरेंस हमने लिया है, पर आप इससे कंफ्यूज मत होइए, डिफरेंस का लॉजिक समझिए कि हमने डिफरेंस लेने के बावजूद इन्हें प्लस क्यों किया है, उसके पीछे रीजन ये है। ओके, तो यहां डिफरेंस है 12% का और यहां डिफरेंस है 72 मार्क्स का। अब यदि मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो इससे मुझे पता चल जाएगा उस एग्जाम के टोटल मार्क्स की, वो एग्जाम टोटल कितने मार्क्स की, पूर्णांक पता चल जाएगा। तो ये तो आपको अब सॉल्व करना आता ही है। 72 यदि 12% है तो 100% क्या होगा, इससे कैंसिल होगा और आपको ये मिल जाएगा 600। मतलब आपको पता चल गया उस एग्जाम में टोटल मैक्सिमम जो मार्क्स हैं, पूर्णांक जो है वो 600 है। ठीक है, अब अगला काम हमें पता करना है पासिंग मार्क्स, कि उस एग्जाम में पास होने के लिए कितने नंबर लाने पड़ते हैं। तो आप किसी भी एक स्टूडेंट से ला सकते हो। तो हम ए को ट्राई कर लेते हैं। देखिए 600 मार्क्स का एग्जाम है और ए को उसमें से 20% मिलते हैं। तो पहले तो मैंने यह पता लगाने की कोशिश की कि 20% मतलब क्या। तो 20% का मतलब हो गया 120 मार्क्स। मतलब ए को उस एग्जाम में 120 मार्क्स मिले और वो कितने नंबर से फेल हुआ, वो 30 मार्क्स से फेल हुआ। अगर मैं इसमें 30 प्लस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि नंबर कितने लाने होते हैं पास होने के लिए, 150। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही सिखाया था। 30 मार्क्स से फेल हुआ है, 30 और मिल जाए तो वो पास हो जाएगा। मतलब उस एग्जाम के पासिंग मार्क्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उत्तीर्णांक,
वो कितना आ गया आपके पास 150 आ गया। पर आपसे उत्तीर्णांक भी नहीं पूछा है। कभी कभी उत्तीर्णांक ही पूछा जाता है, पर यहां पे और एक चीज पूछ ली गई है कि पासिंग परसेंटेज बताइए, उत्तीर्णांक प्रतिशत बताइए। तो आप अपने स्कूल वाले टाइम को याद करिए, आप अपना परसेंटेज कैसे निकालते थे। तो एग्जाम है 600 मार्क्स की और स्टूडेंट को पास होने के लिए 150 मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो 150 मार्क्स 600 मार्क्स का कितना परसेंट है? ये कैंसिल हो गया, 6 से मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो 6 से कैंसिल हो जाएगा, पहले 6 से 2 6 दूनी 12 है ना, 3 और 0 बच जाएगा, 6 पंजे 30। तो फाइनली आपको पता चल गया कि उस एग्जाम में पास होने के लिए कितने परसेंटेज बनाने पड़ते हैं, 25। तो एक ही क्वेश्चन से हमें सारी चीजें पता चल गई। टोटल मार्क्स 600 हैं, पासिंग मार्क्स 150 है और पासिंग परसेंट उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत बनाने पड़ते हैं, तो वो है 25। ओके, तो सिंपल सा एक काम करना है, परसेंटेज का डिफरेंस और मार्क्स को ऐड करना है। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं। एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं, मतलब दोनों में डिफरेंस 9 मार्क्स का है और उनके दोनों के अंकों के योग का और उसके अंक दोनों के अंकों के योग के 56% है। उनके प्राप्तांक क्या हैं? देखिए पहले तो दोनों के मार्क्स में 9 का डिफरेंस है और उस किसी एक बच्चे के जो मार्क्स हैं वो टोटल मार्क्स का 56% है। इस लाइन ने बहुत सारा काम आपका इजी बना दिया। चलिए समझ लेते हैं कैसे करना है इस सवाल को। देखिए आपसे कहा है कि उसके अंक दोनों के अंकों के योग का 56% है, मतलब एक बच्चे को पहले तो आपसे यह बोला है कि दोनों के मार्क्स में कितने का डिफरेंस है, तो 9 का डिफरेंस है। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बोल रहे हैं कि एक बच्चे के जो अंक हैं वो दोनों का 56% है। भाई आपको पता है कि दोनों के मार्क्स हम अपने आप में कितना परसेंट मानेंगे, 100%। अब एक बच्चे को यदि 56% मिलेगा तो दूसरे को कितना मिलेगा, 44, तभी तो 100 होगा। तो यदि एक को 56% मिला है तो दूसरे को 44% मिलेगा। अब आप ये देखिए कि दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो दोनों में डिफरेंस है 12% का और दोनों के मार्क्स में डिफरेंस कितने का है, तो वो 9 का है। तो 9 यदि 12% है तो 100% क्या होगा, ये 3 से 3 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 4 टाइम्स और 3/4 का आपको मतलब पता ही है, वो होता है 75। तो अभी आपको यह पता चल गया कि ए और बी के टोटल मार्क्स कितने हैं, 75। अब आपको अलग अलग बताना है तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो कि कौन से ऐसे ऑप्शन से जिनका टोटल 75 और डिफरेंस 9 है, अदरवाइज आप यहां भी कर सकते हो। तो देखो दोनों के मार्क्स का टोटल 75 है तो आप यहां इसको कैंसिल कर दीजिए, ए 2 बार हो जाएगा। 75 में यदि आप 9 प्लस कर दोगे तो ये 84 बन जाएगा, ठीक है, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका 42 बन जाएगा। अब a यदि 42 है तो a की वैल्यू कहीं पर भी आप रख देंगे, या 75 में से 42 माइनस कर दोगे तो 5 में से 2 चला जाएगा 3, 7 में से 4 चला जाएगा 3। तो ये आपको पता चल गए a और b के अलग अलग मार्क्स की, a के 42 मार्क्स हैं, b के 33 मार्क्स हैं, दोनों में डिफरेंस 9 मार्क्स का है और दोनों का टोटल 75 है। ओके, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए फिर एक और बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है, इसी में हम आगे देखते हैं। एक परीक्षा में 3 विषय हैं और प्रत्येक के अधिकतम अंक 100 हैं। एक छात्र पहले विषय में 60% 60% लाता है, दूसरे विषय में 80% लाता है, उसे कुल 70% अंक प्राप्त होते हैं, तो तीसरे विषय में उसने कितने प्रतिशत अंक लाया। देखिए इसका एक लॉन्ग मेथड है पर मैं आपको बहुत शॉर्टकट और सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूं, यहां ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, हमें 100 जो अधिकतम अंक 100 दिए हैं इसकी जरूरत ही नहीं है, हम इसके बिना करेंगे। 3 पेपर्स हैं, देखिए फर्स्ट पेपर में उसने 60% लाया, सेकेंड पेपर में आई थिंक 80%, सेकेंड पेपर में 80% लाया, और आपसे बोल रहे हैं थर्ड पेपर में कितना लाए ताकि उसका एग्रीगेट 70% बन जाए। देखिए हम लोग के स्कूल कॉलेजेस में होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में इतना या फर्स्ट ईयर में इतना, सेकंड में इतना, थर्ड में कितना बनाए कि एग्रीगेट 70% तो बन जाए। तो आप इसको मार्क्स से या लॉन्ग मेथड से मत करो, एकदम लॉजिकल और एवरेज वाली मेथड लगाओ, औसत वाला नियम यहां पे हम लगाएंगे। देखिए तीनों पेपर्स का एग्रीगेट होना चाहिए 70। हम एक छोटा सा काम करेंगे, आप ये देखिए
कि पहले पेपर में उसने लाया है 60 और सेकेंड पेपर में भी लाया है 80, तो 60 प्लस 80 होता है 140, मतलब वो 140% ला चुका है। और तीनों पेपर्स का एवरेज एग्रीगेट होना चाहिए 70, तो जितने पेपर्स हैं उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तीनों पेपर्स का 70% एवरेज होना चाहिए, मतलब तीनों पेपर का टोटल होना चाहिए 210%। अब 210% में से दो पेपर्स में वो ऑलरेडी 140 ला चुका है, तो यदि मैं 140 माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि थर्ड पेपर में 210 माइनस 140 दैट इज 70। तो यदि तीसरे पेपर में वो 70% बना लेता है तो उसका एग्रीगेट भी 70% बन जाएगा। एक बार फिर से मैं बताता हूं, यदि 4 पेपर्स का एग्रीगेट होता तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का होता 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, जितने पेपर्स हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो तीनों पेपर्स का एवरेज 70% होना चाहिए, मतलब टोटल 210 होना चाहिए, और वो ऑलरेडी 140 ला चुका है, मतलब उसे 70% और बनाने हैं, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 7 परीक्षाओं में सुमित्रा को औसतन 56% अंक मिले और 8 परीक्षाओं में औसतन 60% अंक प्राप्त करने के लिए 8वीं परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक अर्जित करना पड़ेगा। 7 पेपर्स में 56% एवरेज रहा, 8th में कितना लाए कि ओवरऑल उसका 60% का एवरेज मेंटेन हो जाए। तो यहां पे उन्होंने सारे पेपर्स के अलग अलग मार्क्स न देते हुए हमें कंबाइंड दे दिया। चलो ठीक है, तो 7 पेपर्स का एवरेज है 56% और जो लास्ट वाला है तभी टोटल 8 होंगे, उसमें कितना परसेंट बनाए कि एग्रीगेट उसका पूरे 8 पेपर्स का एवरेज क्या बन जाए, 60% बन जाए। ठीक है, मैं आपको फिर यहां पे 2 मेथड बताऊंगा। देखिए पहले तो 60% होना चाहिए 8 पेपर्स का, मतलब टोटल होना चाहिए 480%। ठीक है, यही बोला है ना 60%। ठीक है, अब 7 पेपर्स का 56% एवरेज है, तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 का 6 गुना 42 का 2 कैरी हो जाएगा 4, 7 का 5 गुना 35, 35 में आपने 4 जोड़ दिया 392। तो 7 पेपर्स में उन्होंने 392% ले आए हैं, तो आप इसमें से 392% माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि जो 8th लास्ट पेपर है उसमें कितने परसेंट बनाने होंगे, 88। एक बार फिर से बता रहा हूं, 8 पेपर्स का एवरेज है 60%, मतलब टोटल आना चाहिए 480%। 7 पेपर्स में 56% उसने एवरेज मेंटेन करा है, मतलब 392% उसने बना लिए हैं। तो 392 बना लिए हैं, टोटल बनाना है 480, मतलब लास्ट पेपर में 88% लाने हैं। एक मेथड, आपको एक और बहुत अच्छी मेथड बताता हूं, इसको और समझिएगा। पूरे 8 पेपर में उसे बनाना है 60%, जबकि 7 पेपर्स का एवरेज रहा है 56। तो जो लास्ट हमारा 8th नंबर का पेपर है इसमें क्या करें, तो देखिए 60% एवरेज होना चाहिए, मतलब आंसर 60% से प्लस या माइनस ही रहेगा। ओवरऑल 60% होना चाहिए, पर 7 पेपर में 56% बने हैं, मतलब ओवरऑल जो टारगेट है उससे 4% कम। तो हर पेपर में 4% कम, तो 7 पेपर में कितने की कमी हो जाएगी, 28। आप देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है यहां पे, 4% का। तो 4% कम हो रहा है कितने पेपर्स में, 7 पेपर्स में। तो 7 पेपर में यदि 4% कम होगा तो 28% की कमी है। तो ये 28% उसे लास्ट वाले पेपर में रिकवर करना पड़ेगा, मतलब लास्ट पेपर में कितने परसेंट बनाने होंगे, 88। तो आपका आंसर फिर हो जाएगा 88% लास्ट पेपर में। तो आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो। चलिए अब हम इसके बाद वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं और इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो मैं आपको जो मेथड बताऊंगा उससे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, हम इसे वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए हमसे कहा गया है कि एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में और 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं, मतलब 60% इन हिंदी एंड 45% इन संस्कृत, ये पास होते हैं। और 25% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स में सफल होते हैं, मतलब पास होते हैं। कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए। ओके, देखिए यहां पर मेन आपको जो लॉजिक समझना है वो समझना है कॉमन वाला। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं और उन्हीं को हमें समझना है। देखिए पहले हम डेटा लिख लेते हैं। हिंदी में 60% बच्चे पास हुए, संस्कृत में 45% बच्चे पास हुए
और दोनों सब्जेक्ट में 25% बच्चे पास हुए। ठीक है, अब आप देखिएगा, एक डायग्राम हम बनाना सीखेंगे और ये आप सीखिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक बात आप ये समझ लो कि ये सारा जो डेटा है ये कौन से बच्चों का है जो पास हुए, और हमसे पूछा क्या है कि फेल कितने बच्चे हुए। देखिए, एक आप डायग्राम बनाइए हिंदी का, तो ये मैंने बनाया हिंदी के बच्चे जो हिंदी में पास हुए। ठीक है, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन है, तो एक हम बनाएंगे संस्कृत का, तो ये मैंने बना लिया संस्कृत में पास होने वाले बच्चे। ठीक है, अब 60% बच्चे हिंदी में पास हुए, 45% बच्चे संस्कृत में पास हुए और 25% बच्चे दोनों में पास हुए। अब देखिए, समझने वाली बात क्या है, यदि मैं आपसे कहूंगा कि हिंदी में कितने बच्चे पास हुए तो वो 60, पर ये 60 वो कौन से बच्चे हैं जो सिर्फ हिंदी में पास हुए हैं या हिंदी के साथ साथ संस्कृत में भी पास हुए हैं। इसमें दोनों प्रकार के बच्चे हैं, केवल हिंदी वाले नहीं है, ओनली हिंदी प्लस हिंदी एंड संस्कृत बोथ। सिर्फ हिंदी में पास होने वाले और हिंदी और संस्कृत दोनों में पास होने वाले बच्चे कितने हैं, 60। सेम वही बात है, संस्कृत ओनली संस्कृत, सिर्फ संस्कृत में पास होने वाले और संस्कृत और हिंदी दोनों में पास होने वाले बच्चों कितने हैं, 45 हैं। अब देखो, हिंदी और संस्कृत दोनों में पास होने वाले बच्चे 25 है, मतलब 25% वो बच्चे हैं जो दोनों में क्या है, कॉमन है। ये हिंदी में भी काउंट हो रहे हैं, ये संस्कृत में भी काउंट हो रहे हैं, तो मैंने बीच में लिख दिया 25% बच्चे जो दोनों में काउंट हो रहे हैं। अब आप बात समझना, हिंदी में टोटल 60% बच्चे पास हुए, जिसमें से 25 दोनों तरफ कॉमन है, तो 60 में से यदि मैं 25 माइनस कर देता हूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 35। ठीक है, मतलब एक्चुअल में सिर्फ हिंदी में कितने बच्चे पास हुए हैं, 35, और ये 25 भी हिंदी में पास हैं, पर ये संस्कृत में भी पास हैं, दोनों तरफ कॉमन है। चलिए, अब ऐसे ही संस्कृत में 45% के अंदर ये 25% बच्चे पहले से शामिल है, तो 45 में से मैंने 25 माइनस किया तो मुझे पता चला 20% बच्चे। ठीक है, अब आपको पूरा डेटा क्लियर है। देखिए, अब मैं आपसे जो पूछूंगा वो बता सकते हो। संस्कृत में सिर्फ हिंदी में कितने बच्चे पास हुए, तो 35। सिर्फ संस्कृत में कितने बच्चे पास हुए, तो 20। हिंदी के साथ साथ संस्कृत में भी पास हुए वो ये बच्चे हैं, 35 प्लस 25, और संस्कृत के साथ साथ हिंदी में भी पास हुए वो ये बच्चे हैं, मतलब 25 दोनों तरफ काउंट हो रहे थे जो इनके अंदर शामिल थे। तो हमने 60 में से भी 25 घटा दिया तो 35 आया, 45 में से 20 घटा दिया, 45 में से 25 घटा दिया तो 20 आ गया। अब आप देखिए, इन सबको प्लस कीजिए, तो 35 और 25 कितना होता है, 60, 60 और 20 कितना होता है, 80, मतलब 35 प्लस 25 प्लस 20, टोटल 80% बच्चे कौन हैं, पास होने वाले बच्चे हैं। यदि 80% बच्चे पास हुए हैं, मतलब फेल होने वाले बच्चे कितने होंगे, तो वो होंगे 20%, और बस ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। आप पढ़ सकते हैं, आपसे आखिरी में पूछा है कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए, मतलब फेल हुए, तो वो होंगे 20%। ओके, तो मेजर हमें यहां पे किस चीज पे काम करना होता है, कॉमन देखो, बस आप ऐसे बच्चे देखो जो दोनों तरफ कॉमन है और उनको आप हटाओ, आपको पूरा क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, ये आपको समझ में आया होगा। और इस टाइप के हम क्वेश्चंस लेते हैं, इनमें और भी कंडीशंस जुड़ती जाती हैं, वो हम आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम देखते हैं इसी टाइप का। देखिए, इसमें संख्या और इन्वॉल्व हो जाएगी। देखिए, हमारा सवाल है इसमें, एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में और 32% छात्र इतिहास में और 20% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। इस बार पूरा फेल वाले डेटा आपको दिया हुआ है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 880 थी, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे यदि परीक्षा में केवल यही 2 विषय शामिल किए गए हों। अब 880 या जो संख्या उसको बाद में देखना, पहले तो आप परसेंटेज पे काम करो। देखो, हिंदी में कितने बच्चे फेल हुए, तो 48% फेल हुए। फिर आपको बोल रहे हैं इतिहास में 32% छात्र इतिहास में, मतलब हिस्ट्री, ये हिंदी है और एक हिस्ट्री है जिसमें 32% है, और दोनों में हिस्ट्री और हिंदी दोनों में कितने बच्चे असफल हुए, फेल हुए, तो वो है 20%।
अब एक बात यहां पे आपको ध्यान रखनी है कि इस बार पूरा क्वेश्चन कौन से बच्चों का दिया हुआ है, फेल होने वाले बच्चों का दिया है। तो जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, फेल में। फिर आप 100 में से माइनस करोगे तो पास होने वाले बच्चों का पता चलेगा। चलो, तो एक तरफ हम लिख लेते हैं हिंदी, और ये हो गया हिंदी का डायग्राम। एक तरफ हम लिख लेते हैं हिस्ट्री, मतलब इतिहास, और दोनों में कॉमन हमेशा बनाना है, तो ये मैंने इतिहास बना लिया। और सबसे पहले मैं देखूंगा कॉमन क्या है दोनों में, तो दोनों में कॉमन है 20%। अब हिंदी में यदि टोटल 48% बच्चे फेल हुए तो 20 तो दोनों में कॉमन है, तो 48 में से यदि आपने 20 माइनस किया तो आपको पता चला हिंदी में कितने बच्चे फेल हुए, ओनली हिंदी में 28। इतिहास में 32% बच्चे फेल हुए, जबकि 20 इनमें कॉमन है जो दोनों में है, तो 32 में से मैंने 20 हटाया तो मुझे पता चला कि सिर्फ इतिहास में कितने बच्चे फेल हैं, 12। फाइन, अब सबको हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए 28 और 12 को यदि हम जोड़ेंगे तो ये होता है 40, 40 और 20 होता है 60, मतलब टोटल 60% बच्चे इस एग्जाम में फेल हुए हैं। इन सबको, क्योंकि देखो ये सारा डेटा फेल होने वाले बच्चों का है, तो इन सबको प्लस करने पे भी फेल होने वाले बच्चों का ही पता चलेगा। तो 60% बच्चे फेल हुए, हम जानते हैं हर चीज होती है 100, 60 फेल हुए तो पास कितने हुए, 40। 40% बच्चे वो हैं जो इस एग्जाम में पास हुए। अब एक सबसे खास बात हम पढ़ लेते हैं, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 880 है, मतलब पास होने वाले बच्चे 880 है। तो हमारे पास देखिए दोनों डेटा है, पास होने वाले बच्चे कितने हैं तो वो 40% है, और पास होने वाले बच्चे संख्या में कितने हैं तो वो 880 है। तो 880 यदि 40% है तो 100% क्या होगा, और 100% मतलब सारे बच्चों की संख्या में पता चल जाएगी। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 से कैंसिल हुआ 22 बार, 22 और 100 का गुणा, तो आपको पता चल गया कि उस एग्जाम में टोटल बच्चे कितने थे, 2200। अब इसके बाद आपसे और भी कुछ पूछा जाए आप बता सकते हो, कई बार इसके आगे भी वो पूछ लेते हैं, वो पूछते हैं बताइए इतिहास में, सिर्फ इतिहास में कितने बच्चे फेल हुए, तो टोटल बच्चे 2200 हैं, और सिर्फ इतिहास में कितने बच्चे फेल हुए तो 12%। आपसे बोले इतिहास में टोटल कितने बच्चे फेल हुए तो 32% निकाल दोगे। तो आपके पास एक बार सारे बच्चों की संख्या यदि पता चल गई तो आपसे जो पूछेंगे उसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसी का, इससे आपको और फंडा क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है और 30% परिवारों के पास एक भैंस है तथा 15% परिवार के पास गाय और भैंस दोनों हैं। यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। चलिए, यह भी संख्या से जुड़ा हुआ सवाल है और इसी तरीके से हो जाएगा। देखिए 60% लोगों के पास, तो हम इसको इस बार डायरेक्ट बना लेते हैं, एक बना लेते हैं गाय का, काऊ, और एक हो जाएगा भैंस का, बफेलो जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, और 60% लोगों के पास गाय है, 30% लोगों के पास भैंस है, और 15% ऐसे लोग हैं जिनके पास दोनों हैं, और ये लोग दोनों तरफ काउंट हो रहे हैं, तो बीच में आप कॉमन एरिया में 15% लिख दो। 60 में से 15 आपने माइनस किया तो 45% लोगों के पास सिर्फ गाय है, और 60% लोगों के पास गाय और साथ में भैंस भी है। 15%, 30 में से 15 गया तो आपको पता चल गया 15% लोगों के पास क्या है, सिर्फ भैंस है। एक और बात आपसे की है कि गांव में टोटल कितने परिवार हैं, तो गांव में टोटल परिवारों की संख्या है 96। चलो ठीक है, प्लस कर लेते हैं, तो 15 और 15 होता है 30, 30 और 45 को जोड़ोगे तो टोटल 75% वो लोग हैं जिनके पास गाय या भैंस दोनों हैं, गाय भी है भैंस भी है दोनों हैं, वो 75% लोग हैं। आपसे ये पूछा है कि कितने परिवार हैं जिनके पास ना गाय है ना भैंस है, तो 75% लोगों के पास गाय और भैंस है, तो बचे कितने, 25% लोग। इन लोगों के पास ना गाय है ना भैंस है। अब ये तो प्रतिशत में है, आपसे बोला है संख्या में बताओ, तो टोटल गांव में कितने परिवार हैं, 96, उसका 25% यदि हम निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने लोग हैं जिनके पास ना गाय है ना भैंस है। तो देखिए 96 का हमें निकालना है 25%, और आप जानते हो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, 1/4। 4 से इसको कैंसिल कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 24 बार, मतलब 24 ऐसे परिवार हैं जिनके पास ना गाय है ना भैंस है।
ओके, तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अभी इसमें और एक टाइप बचा है, अभी एक दो और अलग अलग क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। आई थिंक यहां तक आपको चीजें समझ में अच्छे से आ गई होंगी। एक और क्वेश्चन मैं आपको देखकर बता रहा हूं जिसमें आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 60% छात्र भौतिक विज्ञान में पास हुए, मतलब फिजिक्स में, 70% छात्र केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में पास हुए, 15% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। अब देखो, ऊपर पास होने वाले बच्चों के बारे में कहा, नीचे फेल होने वाले बच्चों के बारे में कहा। अगर 325 छात्र पास हुए हों तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें एक जो नई चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था वो इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगी। आपसे बोल रहे हैं, एक बार क्वेश्चन में फिर से पढ़ लेता हूं, 80% फिजिक्स में पास हैं। यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि कौन पास है कौन फेल है, और 70% बच्चे केमिस्ट्री में पास हैं, ये पास होने वाले बच्चे हैं, जस्ट मैं अपने लिए लिख रहा हूं यहां पे। और 15% ऐसे बच्चे हैं जो ना फिजिक्स में पास है ना केमिस्ट्री में पास है। और चलो बाकी का इसके बाद हम बात करते हैं। तो एक हम बना लेंगे फिजिक्स का, ठीक है, मतलब भौतिक विज्ञान। एक हम बना लेंगे केमिस्ट्री का, मतलब रसायन विज्ञान। इस बार एक समस्या है, ये पास होने वाले बच्चे हैं, ये पास होने वाले बच्चे हैं, लेकिन ये कौन से बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं। तो आपको हमेशा देखना है वो डेटा जो दोनों में कॉमन है। भाई फिजिक्स में 80% पास हुए तो 20% फेल हुए, पर वो आप श्योर नहीं कि वो 20% कौन से हैं, इसलिए हम कॉमन के हिसाब से चलेंगे। देखिए 15% बच्चे यदि दोनों में फेल हैं तो हम पूरे क्वेश्चन को फेल में कन्वर्ट करेंगे और आंसर भी पहले हम फेल में लाएंगे। तो 15% बच्चे दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं। अब देखिए 80% बच्चे फिजिक्स में पास हैं, तो फिजिक्स में फेल कितने हुए, 20। 70% बच्चे केमिस्ट्री में पास हैं, तो केमिस्ट्री में फेल कितने हुए, 30। अब आपका पूरा क्वेश्चन फेल में कन्वर्ट हो गया, और ये सब किस पे डिपेंड करेगा, जो कॉमन वाले बच्चों का डेटा दिया रहेगा उस पर ये बात डिपेंड करेगी। ओके चलो, तो 15% बच्चे दोनों में फेल है, फिजिक्स में 20% है, मतलब अकेले फिजिक्स में कितने बच्चे फेल हुए होंगे, 5। केमिस्ट्री में 30% है, 15 इसमें कॉमन है, तो अकेले केमिस्ट्री में कितने फेल हुए होंगे, 15। इनको प्लस करने पे आंसर भी हमारा फेल में आएगा। तो 15 और 15 30, 30 और 5 35। तो देखिए 35% बच्चे उस एग्जाम में फेल हैं, तो पास कितने हुए, तो आप इसको यदि 100 में से माइनस कर दोगे तो 65% बच्चे उस एग्जाम में पास हुए। इतना समझ गए। अब आगे हम क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे बोल रहे हैं 325 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों विषय में पास हुए। देखिए 35% वो बच्चे हैं जो दोनों सभी सब्जेक्ट्स में फेल हैं, 65% वो बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हैं। अब आपसे बोल रहे हैं कि टोटल दोनों सब्जेक्ट्स में पास होने वाले बच्चे 325 हैं। तो आपको यह भी पता है कि दोनों सब्जेक्ट्स में पास होने वाले बच्चे कितने हैं, 65% है। तो बस 325 यदि 65% है तो 100% क्या होगा। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 60 का 5 गुना 300 होता है, 5 का 5 गुना 25, मतलब एग्जैक्ट 5 बार कैंसिल होगा, और 5 और 100 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल जो बच्चे हैं, टोटल विद्यार्थी, उनकी संख्या हो जाएगी 500। ओके, तो अब आपको ये फंडा अच्छे समझ में आ गया होगा कि इसमें हम क्या करते हैं। अब एक और क्वेश्चन इसी में होता है जो थोड़ा सा अलग है, उस पर हम बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन जल्दी से एक बार आप देख लीजिए। क्वेश्चन है, छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। देखिए वैसे हम ये कर चुके हैं, पर अब आप स्कोर कर लोगे अच्छे से। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने नहीं किया है, तो आप वापस से यहां पे देखेंगे। सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या है, 70% अंग्रेजी बोलते हैं, तो ये हो गया इंग्लिश, और इसमें हो गए 70% बच्चे। फिर हम सेकंड सब्जेक्ट पे देख लें। सेकंड आपको बोल रहे हैं 65% हिंदी, तो हिंदी बोलने वाले बच्चे हो गए हमारे 65%, और दोनों भाषाएं बोलने वाले बच्चे कितने हो गए, 27%। 27% दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। ओके चलो, ये नहीं बोलने वाले हैं, और ये लोग कौन से हैं, बोलने वाले लोग हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि जो कॉमन है हम उसके हिसाब से चलेंगे। तो 27% दोनों भाषा नहीं बोल सकते हैं,
70% इंग्लिश बोलते हैं, मतलब बचे कितने 30 जो नहीं बोल सकते। 65% हिंदी बोलते हैं, मतलब हिंदी नहीं बोलने वाले लोग कितने हैं 35। तो ये भी इंग्लिश नहीं बोलने वाले लोग, ये हिंदी नहीं बोलने वाले लोग, और 27% दोनों नहीं बोलने वाले लोग। तो 27, 30 में से 27 आपने माइनस किया तो 3 आ गया, 35 में से यदि आपने 27 माइनस किया तो 8 आ गया। ये सारे वो लोग हैं जो दोनों भाषा नहीं बोल सकते। तो देखिए 27 और 3 हो जाएगा आपका 30, 30 और 8 हो जाएगा 38। तो 38% लोग ना हिंदी बोल सकते हैं ना इंग्लिश बोल सकते हैं। तो 100 में से यदि मैं 38 घटा दूंगा तो आ जाएगा 62%। 62% वो लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम एक अलग क्वेश्चन लेते हैं जो मैं आपको बताने वाला था। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। 72% सिलेक्ट्स बायो एंड 44% स्टूडेंट सिलेक्ट्स मैथ्स। प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया है और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हैं। ठीक है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? इसमें हमें वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसके बिना इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए 72% 72% बच्चों ने बायो जीव विज्ञान सिलेक्ट किया है और 44% बच्चों ने कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है? इन्होंने सिलेक्ट किया है मैथ्स। ठीक है, अच्छा इन सब से हटके वो बोल रहे हैं कि 40 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं, है ना। मतलब इसमें कोई बच्चे ऐसे हैं जो दोनों तरफ काउंट हो रहे हैं। देखो 72% बायो, इसमें ओनली बायो सिलेक्ट करने वाले और बायो के साथ साथ मैथ सिलेक्ट करने वाले बच्चे कॉमन है, मतलब इनमें कॉमन लोग शामिल हैं। वो आपको पता लगाना है कि ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो दोनों में कॉमन है। कुछ मत करिए, प्लस कर दीजिए। तो आप इसको जब प्लस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 116 आ जाएगा। तो टोटल 116% आ रहा है। सोचने वाली बात यह है कि आंसर 100 के ऊपर क्यों जा रहा है? 100 से ज्यादा तो होना नहीं चाहिए, बच्चे 100% से तो ज्यादा हो नहीं सकते। तो 100 से ज्यादा इसलिए हैं, तो आप पहले तो 100 में से माइनस करो। 16% वो बच्चे हैं जो दोनों तरफ काउंट हो रहे होंगे। वो इधर भी काउंट हो रहे थे, इधर भी हो रहे थे, इसलिए वो 100 क्रॉस कर गए। तो 16% वो बच्चे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट्स लिए और वही बच्चे कौन है? 40 है। तो 40 यदि 16% है तो 100% क्या होगा? तो 4 से 4 बार, 4 से कैंसिल हो जाएगा 10 बार, 4 से इसको मैं कैंसिल कर दूंगा 25 बार, 25 और 10। तो हमें पता चल गया कि कुल बच्चों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? 250। ओके, तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखिए, 100 से जितना ऊपर है वही बच्चे दोनों तरफ काउंट हो रहे हैं, बस वो इक्वल हो जाएगा जो भी आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है उसके। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम एक अगला क्वेश्चन लेते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन दिखने में और लिखने में थोड़ा सा बड़ा है। अब हम 3 सब्जेक्ट्स का डायग्राम लेंगे और 3 सब्जेक्ट्स पर हम यहां पे पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ भी लीजिए और फिर हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में 50% छात्र गणित में, मैं इसको लिखते भी जाता हूं और आप भी इसको समझते चलिएगा। मैथ्स में 50% बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं। फिर बोल रहे हैं 55% अंग्रेजी में और 40% हिंदी में। इंग्लिश में 55% और हिंदी में 40% बच्चे ये पास हुए हैं, सारे पास होने वाले बच्चे। आगे 15% छात्र गणित और अंग्रेजी में, 20% अंग्रेजी और हिंदी में और 25% हिंदी और गणित में। 15, 20 और 25। देखिए पहले मैं लिख देता हूं 15%, 20% और 25%। ये कौन से बच्चे हैं? जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में पास हैं, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास है और ये हिंदी और मैथ्स दोनों में पास है। ठीक है, ये हो गया। आगे बोल रहे हैं 15, 20 और 25 हो गया। 10% बच्चे तीनों विषय में पास हैं, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे कितने हैं? 10% है। इतना आपसे बोला है और लास्ट में आपसे पूछा है फेल हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ओके, अब हमारे पास क्योंकि यहां पे 3 सब्जेक्ट्स हैं तो हम यहां पे 3 डायग्राम बनाएंगे।
तो देखिए बच्चों, हम तीनों सब्जेक्ट्स के 3 डायग्राम्स बना लेते हैं और बहुत आसानी से आप इसका आंसर ले आएंगे। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं मैथ्स। ये हो गया हमारा मैथ्स, जिसमें टोटल 50% बच्चे पास हुए। सेकंड हम ले लेते हैं इंग्लिश। तो यहां पर मैं बना लेता हूं इंग्लिश को कुछ इस तरीके से, इंग्लिश, और इसमें 55% बच्चे पास हुए हैं। और थर्ड हम बना लेते हैं हिंदी, और तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो आप डायग्राम आप समझ ही गए होंगे कैसे बनेगा। ये डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा और ये हो जाएगा हमारा हिंदी, जिसमें 40% बच्चे पास हुए हैं। अब एक बात आपको यहां पे शुरुआत कहां से करनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हमेशा जो कॉमन डेटा हमें दिया होता है वहां से शुरुआत करते हैं। तो आप शुरुआत कहां से करेंगे? मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी में पास होने वाले, उल्टा शुरू करेंगे, हम यहां से शुरू करेंगे। तो देखिए, पहले आपको इसमें यह देखना है कि ऐसा कौन सा एरिया है जहां तीनों सब्जेक्ट कॉमन है। अच्छा, ये पूरा डेटा पास होने वाले बच्चों का दिया है, तो आखिरी में आंसर भी पास होने वाले बच्चों का ही आएगा। उसको 100 में से माइनस करेंगे तो फेल होने वाले बच्चों का पता चलेगा। तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे हैं 10, तो आप देख ही सकते हो ये एरिया है जो तीनों में कॉमन है, 10%। तो 10% बच्चे मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी तीनों में कॉमन है। ओके, अब उल्टा चलते चलो। मैथ्स और इंग्लिश में 15% बच्चे कॉमन है ना? तो 10% तो सभी के अंदर कॉमन है। तो मैथ्स और इंग्लिश में 15% बच्चे कॉमन है, जिसमें से 10 पहले से काउंट हो चुके हैं। तो मैथ्स और इंग्लिश में बचे कितने बच्चे? 5। ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में 20% कॉमन है, तो 20 में से 10 गया, तो एक्चुअल में दोनों में कॉमन कितने हैं? 10। और हिंदी और मैथ्स में 25% बच्चे कॉमन है, जबकि 10 हमने पहले से लिख लिया है, तो दोनों में 25 में से 10 गया, तो आपको मिल गया 15%। ये हो गया। अब और ऊपर चलते हैं। टोटल मैथ्स में 50% बच्चे पास हैं। 50% में से आप देखिए, मैथ्स को ध्यान से देखिए, मैथ्स के अंदर 5, 10 और 15 पहले से आ चुका है। तो 15 और 5 20, 20 और 10 30, तो 50 में से 30 गया, तो मैथ्स में बचे 20% बच्चे। ठीक है। इंग्लिश में 55% बच्चे हैं, जिसमें से 10 और 10, 20 और 5 25, तो 25 गया, तो इंग्लिश में कितने बचे? 30। और हिंदी में टोटल 40% बच्चे हैं, जिसमें से 10 और 10 20, 20 और 15 35, 40 में से 35 गया, तो 5। मतलब देखिए, बहुत इजीली हो गया और अब आपका आंसर आने में केवल कुछ सेकंड्स बचे हैं। तो हमने शुरुआत यहां से करी 10, ये सभी में कॉमन थे, तो इसमें से भी 10 गया, इसमें से 10 गया, इसमें से 10 गया। फिर आपने देखा कि मैथ्स में टोटल 50% बच्चे होने चाहिए, ये पहले से थे, तो इनको प्लस करके हटाया, तो मैथ्स का अकेले का आ गया, इंग्लिश का आ गया, हिंदी का आ गया। अब आप सबको प्लस कर लीजिए, आप कहीं से भी शुरू करें। तो देखिए, 20 और 30 हो गया 50, 50 और 5 हो गया 55, 55 और 10 हो गया 65, 65 और 10 हो गया 75, 75 और 15 हो गया आपका 90, 90 और 5 हो गया 95। मतलब इस परीक्षा में टोटल 95% बच्चे पास हुए हैं। और यदि 95% बच्चे पास हुए हैं, तो केवल कितने परसेंट बच्चे फेल हुए होंगे? तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5% बच्चे तीनों सब्जेक्ट्स में फेल हैं। तो ये बहुत आसानी से हो गया। आपको जरूर लग रहा होगा कि ये काफी टफ है, बट ये बिल्कुल टफ नहीं है। पर टफ इसलिए नहीं क्योंकि हमने उसको सिस्टमेटिक तरीके से, मेन जहां से शुरुआत करनी चाहिए वहां से की, और वही इसका मेन लॉजिक है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।